नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ महान नायिका रानी दीदा के बारे में। प्राचीन संस्कृत कवि कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला दीदा का उल्लेख किया है। राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा एक रचित संस्कृत ग्रंथ है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह एक कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होकर 1154 एडी तक का है। महान नायिका रानी दीदा 26 वर्ष की उम्र में दीदा की शादी क्षेमगुप्त से हुई। क्षेमगुप्त कश्मीर के महाराज पूर्वगुप्त के बेटे थे। 950 ईस्वी में क्षेमगुप्त कश्मीर के राजा बने, लेकिन कल्हड़ के अनुसार वो एक कमजोर राजा थे, जिनका मन अधिकतर जुए और शिकार में लगा रहता था। इसी के चलते दीदा को राजकाज का काम संभालना पड़ा और धीरे धीरे वो इतनी ताकतवर हो गई कि महाराज के नाम के आगे महारानी का नाम लिया जाने लगा। यहाँ तक कि शाही मोहरे और सिक्के भी दीदा छीम के नाम से छपने लगे। 958 के आसपास महाराजा क्षेमगुप्त चल बसे और परंपरा अनुसार दीदा से सती होने के लिए कहा गया, लेकिन दीदा ने न सिर्फ इससे इनकार किया, बल्कि अपने बेटे अभिमन्यु को गद्दी पर बिठाकर राजमाता बन गई और शासन चलाने लगी। लोग इससे हरगिज खुश न थे। स्थानीय सरदारों ने कहा, एक औरत हम पर शासन कैसे चला सकती है, उसका वचन नहीं चल सकता। दीदा ने जवाब दिया, मेरा वचन ही है मेरा शासन, और सरदारों का विद्रोह बुरी तरह कुचल दिया गया। 972 ईस्वी में महाराजा अभिमन्यु भी चल बसे, लेकिन दीदा का शासन चलता रहा। उन्होंने अपने पोते भीमगुप्त को गद्दी पर बिठाया और राजकाज चलाती रही। रानी दीदा का राज्य कश्यप मेरू से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। साम्राज्य दीदा ने शस्त्र प्रशिक्षण में महारत प्राप्त की थी। चारों दिशाओं में ऐसी वीर नारी और कोई नहीं थी। भगवा ध्वज का परचम असूर्य राज तक लहराया था। महारानी दीदा युद्ध कला में निपुण थी। यह एक प्राचीन भारतीय युद्ध कला मार्शल आर्ट है। नियुद्ध का शाब्दिक अर्थ है बिना हथियार के युद्ध, अर्थात स्वयं निशस्त्र रहते हुए आक्रमण तथा संरक्षण करने की कला। यंत्र मुक्ता कला, अस्त्र शस्त्र उपकरण जैसे धनुष और बाण चलाने की कला। पाणी मुक्ता कला, हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र जैसे कि भाला। मुक्ता कला, हाथ में पकड़कर किंतु अस्त्र की तरह प्रहार करने वाले शस्त्र जैसे कि बर्छी, त्रिशूल आदि। हस्त शस्त्र कला, हाथ में पकड़कर आघात करने वाले हथियार, तलवार, गदा आदि। ऐसी 52 युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण लेकर गुरुकुल से योद्धा बनकर निकली योद्धा दीदा ने भविष्य काल में साम्राज्य दीदा बनकर भगवा ध्वज का परचम मध्य एशिया तक लहराया। भारतवर्ष एक सनातनी धर्म की गौरवमयी एक स्वर्णिम इतिहास रच डाला। दीदा ने देशभक्त एवं योग्य लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करके देशद्रोहियों एवं अक्षम प्रशासनिक अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। इस शक्तिशाली रानी ने अनेक गद्दार लोगों को उम्र कैद तथा मृत्यु दंड तक दिए। कश्यप मेरू राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक था। दीदा को जहां वामपंथी इतिहासकारों ने निष्ठुर निर्दयी कहा, वहीं इस रानी को न केवल भारतीय राष्ट्रभक्त एवं विदेशी इतिहासकारों द्वारा कुशल शौर्यशाली प्रशासिका भी कहा गया। रानी दूरदर्शी थी। अपने राज्य को, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अंदर पल रहे आस्तीन के सांपों का सर कुचलना सबसे ज्यादा आवश्यक लगा। उन्हें पता था बाहर से आक्रमण होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। जैसे शरीर के किसी हिस्से में घाव हो जाए तो उसका अंदरूनी इलाज सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। अंदरूनी कीटाणु मरेंगे तभी बाहर का घाव सूखेगा। ठीक उसी तरह देश के अंदर के गद्दारों का जब तक अंत नहीं होता, तब तक देश की सीमा सुरक्षित नहीं हो सकती। देश को बाहरी आक्रमण झेलने पड़ेंगे। बाल्कन के क्रीम साम्राज्य के शासक बोरिस द्वितीय ने सन 969 में कश्मीर पर आक्रमण किया था, जिसे आज बल्ख नाम से जाना जाता है। किसी समय वह साम्राज्य दीदा के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। महारानी दीदा केवल कुशल शासिका ही नहीं,
एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। दीदा एक कुशल सेना संचालिका होने के नाते सोचा ना जा सके ऐसा युद्ध व्यूह की रचना की और यवन शासक बोरिस की शक्तिशाली सेना बल ने आधे घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। जहां कायर बोरिस 12,000 सैनिकों की आड़ लेकर लड़ रहा था, वहीं साम्राज्ञी दीदा स्वयं मोर्चा संभालते हुए सेना बल के आगे खड़ी थी। बोरिस सर्प व्यूह का प्रहार झेल नहीं पाया और प्राचीन भारतीय युद्ध व्यूह की रचना यवनों की समझ के बाहर थी। रानी दीदा के आगे बचे सैनिकों के साथ हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया एवं बाल्कन बुल्गारिया की साम्राज्य पर रानी दीदा ने केसरिया पंचम लहराया। भारतीय इतिहास में स्वर्णिम इतिहास का एक और पृष्ठ जोड़ दिया था। सन 972 ईस्वी में यारोपोल्क प्रथम को हराकर रूस साम्राज्य की 1/4 हिस्से पर साम्राज्ञी दीदा ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इस विदुषी अवतरित नारी की रण कौशलता को देख पराजित रूसी राजा ने स्वयं अपने किताब साउथ एशियन वुमेन किताब में साम्राज्ञी दीदा बुद्धि एवं शक्ति की वर्णन करते हुए कहा कि भारत भूमि की मिट्टी की वंदना करने की बात लिखी गई है। भारत की मिट्टी विश्व भर में सबसे चमत्कारी मिट्टी है, जहां नर नारी दोनों पराक्रमी होते हैं। और भी साम्राज्ञी दीदा के बारे में उल्लेखनीय वर्णन किया है और आगे लिखता है, उनके यारोपोल्क प्रथम हार के पीछे यह कारण था कि उसका युद्ध साम्राज्ञी दीदा एक कुशल रणनीतिज्ञ एवं बुद्धिमती पराक्रमी अद्भुत सैन्य संचालिका से हुई थी। इसलिए उसके पास एक ही रास्ता था, मृत्यु या आत्मसमर्पण, जिससे यारोपोल्क ने प्रथम आत्मसमर्पण करना उचित समझा।